हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करते हैं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं और वो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास 10th और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। वो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी के द्वारा चलाया गया दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन। अधिक से अधिक जन समर्थन के साथ, लेकिन कुछ कमियां। वो कमियां क्या, मुद्दा क्या, कहां तक सफलता पाई, कौन लोग पीछे हटे, इन सारे मुद्दों को लेकर हम चलेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा का विचार सबसे पहले कहां आया? गांधी जी को यह विचार कहां से मिला, किससे अपनाया? वो है हेनरी डेविड थोरो। कौन? हेनरी डेविड थोरो, जिन्होंने बुक लिखी रेसिस्टेंस टू सिविल गवर्नमेंट। रेसिस्टेंस टू सिविल गवर्नमेंट, इसी का हिंदी अनुवाद जब आया वो कहलाया सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा है क्या? किसी भी सरकार का, किसी भी निकाय का, किसी भी संस्थाएं का उसके द्वारा जो कानून बनाया जाए, जो हमें मान्य ना हो, जो हमें लगे कि वो हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसका एक सक्रिय इनकार करना, वो कहलाता है सविनय अवज्ञा। ओके, ध्यान दीजिएगा। हेनरी डेविड थोरो अमेरिकन, 1817 से 1862 इनका ये एक लाइफ टाइम रहा है, जीवन काल रहा है इनका। बुक का नाम नोट आउट कर लीजिएगा। क्या कारण था इस आंदोलन का? अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में ही ये आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो गई थी, लेकिन चौरी चौरा कांड की वजह से वो स्थगित हो गई थी। बाद में जाकर के ये दांडी मार्च से शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, आपका देश का, क्रांतिकारियों का, अंग्रेजों के खिलाफ। ओके, स्वराज पार्टी शुरू से ही चाहती थी कि हम परिषदों में प्रवेश करें, चुनाव जीतें, सरकार के कामों में हम दखलंदाजी करें, उनको काम न करने दें, उनको परेशान कर लें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 1 जनवरी 1923 में 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। कहां पर? इलाहाबाद में। ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद में। ओके, लिख देते हैं आपके लिए हम, इलाहाबाद में। इसको वर्तमान में प्रयागराज भी कहते हैं, सभी जानते हो आप लोग। इसके बाद किन किन लोगों ने इसकी स्थापना में सहयोग किया? सी आर दास, चिंतामन केलकर, मोतीलाल नेहरू और विठल भाई पटेल। ओके, ये हुआ। अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सी आर दास को। सचिव कौन बना? मोतीलाल नेहरू। खैर, इस पार्टी ने एक अच्छी सफलता प्राप्त की और चुनाव में बहुमत भी हासिल किया, लेकिन आगे चल करके जब सी आर दास की 1925 में मृत्यु हो जाती है तो ये पार्टी कमजोर पड़ जाती है। फिलहाल इसने इस बीच आंदोलन को, भारत की आजादी की लड़ाई को जीवित रखा। उसके बाद साइमन कमीशन 1927 में बना और 1928 में भारत आता है। साइमन कमीशन सर जॉन साइमन की नेतृत्व में बना था। ओके, उस समय ब्रिटेन में टोरी गवर्नमेंट की सरकार थी, गवर्नमेंट थी, और लॉर्ड बर्केनहेड प्रधानमंत्री थे। ओके, 1928 में साइमन कमीशन आता है। ये किस लिए आता है? 1919 का जो माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, उसकी जांच करने के लिए आया था। कोई भारतीय नहीं था, 7 मेंबर थे। याद करना है कितने मेंबर आते हैं, शायद कहीं पूछा जाए। साइमन 7 याद हो जाएगा आपको, 7 साइमन। ओके, तो अब वो 7 मेंबर कौन थे, इसको भी, इसका सारे नाम मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा, उसको आप लोग नोट आउट कर लेना। ओके, तो ये तो हो गया। तो ये अच्छा, एक मैं बात बता दूं, साइमन कमीशन के ही आधार पर 1935 का भारतीय शासन अधिनियम भी बनाया गया, जिसमें केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया। ओके, ये हो गया। इसका विरोध हुआ, विरोध में सभी जानते हो लाला लाजपत राय मारे गए।
साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए थे। 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, कोई भारतीय नहीं था, इसीलिए इसका विरोध हुआ कि जो मन में आएगा वही कर लोगे, भारतीय रहेगा तो कम से कम आपका वो विरोध ही करेगा, आपको रोकेगा गलत करने से, लेकिन कोई भारतीय नहीं, जो मन में आए वही कर लो, इसका विरोध हुआ। उसके बाद डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड इरविन के द्वारा। वह क्षेत्र जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो, जिसमें भारतीयों को भी शामिल किया गया, ऐसा शासन। ओके, 1929 में एक लालच था। लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 में, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है। लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में। अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो लेकिन पूर्ण स्वराज गांधी को अभी भी, और उन्होंने स्वराज की बात की और हमेशा की है। असहयोग आंदोलन इसी को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन स्वराज का मतलब लोग नहीं समझ पाए थे। किसान, बागान, पूंजीपति वर्ग, ये सभी अलग अलग अर्थ लगा रहे थे। स्वराज माने वो अपना लेके चल रहे थे कि हमको अपने अधिकार मिल जाएंगे, सभी जानते हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के गांधी के मन में आया कि ऐसे बात नहीं बनेगी, कुछ नया करना होगा, लोगों को भावनाओं से जोड़ना होगा। वो भावनाएं क्या थी? बुनियादी चीज नमक, साल्ट। गांधी के मन में आता है कि नमक को ही इसका मुद्दा बनाया जाए। मैंने क्वेश्चन लास्ट में लिख रखा है, नमक को केंद्रीय मुद्दा क्यों बनाया? क्योंकि गरीब से गरीब, अमीर से अमीर इस नमक का यूज करता है, तो क्यों ना इसी को मुद्दा बनाया जाए। हमारे देश के 3 ओर जल ही जल है, और हमारे देश में हम ही नमक ना बना पाए, दूसरे लोग बना करके हमको दें और उस पर टैक्स लगाएं, ये कहाँ का न्याय है? तो इसी का विरोध करने के लिए नमक को चुना गया मुद्दे को, और लोग भावनात्मक रूप से, ग्रामीण क्षेत्र, किसान लोग जोड़ने का प्रयास किया गया, इसीलिए इसको केंद्रीय मुद्दा बनाया गया। भावनाओं से जुड़ा होने की वजह से किन लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है? किसान वर्ग, सबसे ज्यादा संपन्न किसान कहाँ के? गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट किसानों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। भाग लेने का रीजन ये था कि आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था, दाम तेजी से गिर रहे थे, और ये लोग व्यावसायिक फसलें पैदा करते थे, ये किसान लोग, तो सही दाम नहीं मिल रहा था, ऊपर से लगान की माफी की भी बात कर रहे थे ये किसान लोग, और अंग्रेज वो माफ करने के लिए तैयार ही नहीं था। तो ऐसी दशा में ये लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हो गए और अच्छा कोशिश किया। लेकिन गांधी जी ने जब 7 सितंबर से 1 दिसंबर में 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें शामिल होने के लिए जब वो ब्रिटेन जाते हैं, लंदन, तो वो इस आंदोलन को रोक देते हैं, क्योंकि गांधी इरविन से उन्होंने ये वादा किया था कि हम दूसरे सम्मेलन में शामिल होंगे। तो ये आंदोलन रुक गया, इन किसानों की मांगे भी पूरी नहीं हुई, तो इनके अंदर निराशा हुई। इसीलिए जब गांधी जी दूसरे सम्मेलन से निराश होकर के भारत आते हैं और जब फिर से आंदोलन शुरू करते हैं, तो यही लोग अब शामिल नहीं होते हैं, अलग हो गए लोग। ओके, किसान लगान, यानी कि अभी भी लोग अपने लिए ही लड़ाई लड़ रहे थे, देश के लिए नहीं, कंट्री के लिए नहीं, अपने लिए। मैंने कहा ना, किसान लगान के लिए। तो व्यवसायी वर्ग 1914 से 18 के दौरान जो युद्ध हुआ, उस दौरान भारतीय उद्योगपति ने बहुत मुनाफा कमाया, रात दिन उद्योग धंधों में उत्पादन हुआ और प्रोडक्शन हुआ, विदेशी मार्केट में भी भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ी, खूब बिका, खूब पैसा कमाया और उद्योग लगे। इन पूंजीपतियों ने भी बाद में औपनिवेशिक शासन का विरोध किया, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था पर, इंडियन इकोनॉमी पर ये नहीं चाहते थे ये उद्योगपति लोग कि औपनिवेशिक सरकार का नियंत्रण स्थापित हो। ठीक है, घनश्याम दास बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर जैसे उद्योगपति ने इनका नेतृत्व किया। बहुत सारे संगठन की स्थापना हुई, और वो संगठन कौन कौन से थे आप लोग देख सकते हो। 1920 में भारतीय औद्योगिक और व्यावसायिक कांग्रेस की स्थापना हुई, और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ यानी कि फिक्की की स्थापना हुई। आप लोग इसको जरूर नोट आउट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से भी और कंपटीशन के हिसाब से भी। फेडरेशन ऑफ
इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये आप जरूर नोट कर लें, इसका फुल फॉर्म भी जीके में भी काम आएगा आपके। तो ये संगठन बनाए गए और इन सब के माध्यम से इन लोगों ने औपनिवेशिक सरकार का विरोध करना शुरू किया और कांग्रेस के द्वारा चलाए जा रहे समन्वय अवज्ञा आंदोलन को आर्थिक सहायता भी ये लोग दे रहे थे। ओके, कौन लोग? व्यवसायी वर्ग पैसे से सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद है औद्योगिक श्रमिक वर्ग। श्रमिक महाराष्ट्र में सोलापुर में सबसे ज्यादा सक्रिय थे, बाकी जगहों पर ये लोग बहुत सक्रिय नहीं थे, निष्क्रिय ही थे। उद्योगपतियों के कांग्रेस के नजदीक आने से मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगे थे। ध्यान दीजिएगा, उद्योगपतियों के कांग्रेस के नजदीक आने से मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगे थे। उद्योगपति श्रमिक, पूंजीपति और श्रमिक में कभी मेल हुआ ही नहीं, आपस में ये एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, चाहे वो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से होकर के हो, चाहे वर्तमान समय में भी एक दूसरे के विरोधी। लेकिन एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते, साथ साथ रहना है तो लड़ाई झगड़ा, अपनी मांग उनकी मांग, ये मांग कर रहे हैं वो उनकी मांग पूरा करने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए तो जर्मनी के दार्शनिक फिलोसोफर कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल में कहा, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यानी कि वर्ग संघर्ष। तो वर्ग संघर्ष वो आपको इस आंदोलन में भी दिखाई पड़ रहा है। अब ये श्रमिक लोग कांग्रेस में शामिल नहीं होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उद्योगपति लोग इसमें शामिल हो गए हैं, शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के सामने मजबूरी भी है कि उद्योगपतियों का शामिल होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हैं, नहीं तो हम इतनी लंबी लड़ाई कैसे लड़ेंगे। अगर ये हट गए तो भी आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन आप ये क्यों बोल रहे हैं, अगर ये श्रमिक वर्ग जिनकी संख्या ज्यादा है ये पीछे हट गए तो कैसे सफलता मिलेगी। ओके, तो उद्योगपति को मजबूरी में जोड़ा गया, जिसकी वजह से श्रमिक पीछे हट गए। तो देखिए ये कमजोरी, आंदोलन की कमजोरियां भी हैं ये। ओके, उसके बाद महिला वर्ग। महिलाओं का योगदान तो सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के वर्तमान समय तक जो हम जी रहे हैं, इनका योगदान अतुलनीय रहा है, बुलाया नहीं जा सकता। ये मेरा मानना है, ये मेरा मानना है। मेरा क्या, अगर सिंसियर पर्सन है, मैच्योर, तो हमें समझदारी ये होनी चाहिए कि महिला ना, नारी शक्ति। ओके, तो महिलाओं ने भी, ध्यान दीजिएगा, विदेशी वस्त्रों व शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। पिकेटिंग माने घेराव करना। पिकेटिंग किसकी की? शराब की दुकानों की और विदेशी वस्त्रों की दुकानों की, ताकि वहां कोई जा ना सके। हथियार नहीं उठाया, लेकिन सबसे बड़ा हथियार घेराव करना, मांग रखना। ये सबसे ज्यादा महिलाएं कहां सक्रिय थी? शहरी क्षेत्रों में, वो भी ऊंची जातियों की। ऊंची जाति नीची जाति ये मुझे समझ में तो नहीं आता है, लेकिन जैसा कि सोर्सेज मिलते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं। तो महिलाओं का भी योगदान अतुलनीय रहा, बड़ी बड़ी रैलियों में भाग लिया। शहर की शिक्षित महिलाओं ने इसमें सहयोग ज्यादा किया। ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा का माहौल था, तो थोड़ा महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती थी। तो क्या इसके मायने महिलाओं को सारे अधिकार मिले? ऐसा नहीं है। गांधी जी स्वयं मानते थे कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको अपने पति पत्नियों की, अपने महिलाओं को अपने पतियों की देखभाल, अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, खाना बनाना, चूल्हा चौका करना, ये उनके काम है। क्योंकि गांधी ऐसे परिवेश में पले थे कि जहां महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकलती थी। तो जैसे माहौल में हम रहते हैं तो सोच हमारी वैसी ही रहती है, हालांकि बदलना चाहिए समय के हिसाब से, ये मेरा मानना है। तो महिलाओं का भी योगदान अतुलनीय रहा। ठीक है, तो आपने देखा कैसे शुरू हुआ। नमक को मुद्दा क्यों बनाया गया है? क्योंकि ये छोटे स्तर से जुड़ा हुआ था, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर ना। तो ये हुआ। उसके बाद आंदोलन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आंदोलन शुरू कैसे हुआ था। विद मैप, थोड़ा मैप पर भी हम लोग आ जाते हैं। आंदोलन की शुरुआत होती है दांडी मार्च से। दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930,
साबरमती यानी कि अहमदाबाद में है ये, और दांडी कहां पर है? नवसारी जिले में। ध्यान रखिएगा, नवसारी या नवसारी जिले में, दोनों ही गुजरात में। तो 240 किलोमीटर की दूरी तय की गई। 78 सहयोगियों ने शुरू किया था, बाकी भी रास्ते में लोग जुड़ते चले गए इनसे, और समुद्र किनारे पहुंच करके इन्होंने नमक को, पानी को उबाल करके नमक बनाया, और नमक कानून को तोड़ा गया। और इसी के देखा देखी भारत के कई भागों में भी मैंने कहा था आंदोलन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह शामिल, सभी के अंदर जुनून पैदा हो गया था। साल्ट, नमक बुनियादी मुद्दा। कहां कहां शुरू हुआ देखिए आप लोग। एक शुरू हुआ था मालाबार सत्याग्रह, कालीकट, जिसको वर्तमान कहते हैं कोझिकोड, कोझिकोड, ये केरल पड़ता है। कोयनूर तक ये यात्रा हुई केलप्पन के नेतृत्व में, या कलप्पन, जैसा भी मिले नाम आपको याद कर लेना, नोट आउट कर लेना इसको। उसके बाद तंजौर तट पर भी नमक सत्याग्रह हुआ, जो त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा हुई, जिसका नेतृत्व किया राजगोपालाचारी ने इसका नेतृत्व किया। दूसरा था सिलहट से नोवाखली, ये दोनों वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ते हैं, आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे। सिलहट से नोवाखली तक ये सत्याग्रह हुआ, नमक सत्याग्रह यात्रा हुई, और नमक कानून को तोड़ा गया। नोवाखली आपको मैं बताना चाहता हूं, नोवाखली वह जगह है जब भारत की आजादी का जश्न मनाया जा रहा था दिल्ली में, तो गांधी जी नोवाखली में थे। सबसे ज्यादा दंगाग्रस्त क्षेत्र, सांप्रदायिक दंगों का सबसे बड़ा केंद्र नोवाखली, बंगाल। हिंदू मुस्लिम बड़े पैमाने पर दंगे हो रहे थे। महा जश्न, यहां पर महात्मा गांधी जी आपस में लोगों को मिलाने का कोशिश कर रहे थे। कोशिश उनकी सफल भी हुई। हिंदू और मुसलमानों को इन्होंने गले लगवा दिया। कितनी बड़ी चीजें हैं, गले लगवा दिया। और कहा भी गया वन मैन बाउंड्री फोर्स, यानी कि एक इंसान ने आंदोलन को रोक दिया, फोर्स बन गया एक अकेला आदमी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इन सारे पॉइंट्स को नोट आउट कर लेंगे। पहला दांडी मार्च, दूसरा है मालाबार सत्याग्रह, नंबर 2 लिखा बेटा। नंबर 3 तंजौर नमक सत्याग्रह, और चौथा है सिलहट से नोवाखली तक का नमक सत्याग्रह है, जिसके द्वारा ये इस आंदोलन को सहयोग दिया गया। मैंने बताया था, फिर से कर लीजिए, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, सब एक हो गए। यानी कि हम तो कहेंगे ना कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ। तो आपने देखा कि किस प्रकार से ये सबने अवज्ञा आंदोलन ने एक राष्ट्रव्यापी रूप धारण कर लिया। हालांकि अभी लोग बटे हुए थे, लेकिन लोगों में वो समझ धीरे धीरे आ रही थी। तो आप ये सारे पॉइंट्स को नोट आउट कर लेंगे ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, जैसा कि मुझे अभी याद आ गया, स्वराज पार्टी इलाहाबाद में स्थापित हुई थी, वर्तमान प्रयागराज में। ओके, और मैंने कौन कौन से संस्थापक थे, मेंबर, वो मैंने बता दिया है। CR दास, चिंतामणि केलकर, और मोतीलाल नेहरू, और विठल भाई पटेल, है ना। और स्वराज पार्टी का एक नाम आप लोग लिख ले, ये आधिकारिक नाम था इसका, कांग्रेस खिलाफत
स्वराज पार्टी, ये नाम आप लोग जरूर नोट आउट कर लें, हो सकता आ ही जाए कि इसका पूरा नाम क्या था। तो कांग्रेस, खिलाफत, स्वराज पार्टी, ये इंपॉर्टेंट है। तो सारे टॉपिक्स को आप लोग इसको पॉइंट्स को नोट आउट कर लें, ठीक है। और ये कैसे फिर कि ये आंदोलन 1934 तक चला और उसके बाद ये कमजोर पड़ गया, लेकिन अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर किया। कमजोर इसलिए पड़ा क्योंकि गांधी इरविन समझौता होता है, उसके बाद गांधी वो पूना पैक्ट होता है गांधी और अंबेडकर के बीच में। तो ये सारे मुद्दे जो सांप्रदायिक जातीय मुद्दे जो जो थे, उसकी वजह से कहीं न कहीं ये सविनय अवज्ञा आंदोलन अपनी मजबूती को खोने लगता है। लेकिन पाया इसने बहुत कुछ। ओके, तो आप सबको ये सारा नोट आउट कर लेना चाहिए। कैसा लगा ये आपको वीडियो? आशा करता हूं अच्छा लगा होगा, आशा ही कर सकता हूं। आप लोग अगर लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तभी ये विश्वास होगा मुझे, और विश्वास है। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, और कैसा लगा कंटेंट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखा करो। थोड़ी बहुत जानकारी जो यहाँ संभव नहीं हो पाती है, मैं उसको वहां पर नोट आउट कर देता हूँ। आप लोग उसको अपने कॉपी पर ट्रांसफर कर लिया करो, लिख लिया करो। ओके, और वीडियो को पूरा देखा करें शुरू से लेकर के अंत तक। कोई भी जब मूवी शुरू होती है तो क्या शुरू में ही सब समझ में आता है कि अंत में क्या होगा? हम उसको देखते हैं लास्ट तक। तो ये सारा कंटेंट मैं लेके आता हूँ आप लोगों के लिए ढूंढ करके, और इस छोटी सी जगह पर दिखाता हूँ, तो आप पूरा वीडियो देखें तभी समझ में आता है, और एग्जाम में भी, कंपटीशन में भी आपके काम आएगा, क्योंकि धैर्य का होना बहुत जरूरी है। शुरुआत कोई भी हो धीमी होती है, अंत में सफलता मिलती है। तो शुरुआत और अंत का जुड़ा होना बेहद जरूरी है। ओके, तो आप लोग पूरा वीडियो देखें। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करो आप लोग। तो मैंने सारा ये क्लियर कर दिया है आप लोगों के सामने, इसको नोट आउट कर लेंगे। और मैप बनाना जरूर सीखें। अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं तो मैप आना बहुत ज़रूरी है। बाकी मैप पर भी हम काम करेंगे। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।